चलिए आवाज नहीं, क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी, लास्ट पॉइंट बताइए, कहाँ तक पढ़ा था? मेवाड़ गुजरात संघर्ष लिख लिया था। चंपानेर संधि बता दी थी मैंने, समझाई तो थी ना? नहीं समझाई? चलो बोर्ड पर देखो अच्छे से। आवाज नहीं रे, बैठ जाओ और क्लास स्टार्ट कर रहा है। छोरिया मर जाओगे। चलिए अब कोई नहीं बोलेगा। अब स्टार्ट जो हो रही है वो हो रही है चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? अब चंपानेर की संधि को अच्छे से सुनना। संधि में था कुछ नहीं, मैंने बताया था ना इस कल, 1% भी नहीं। बस कोई बात नहीं, अब 1% नहीं, अभी 100% होगा पूरा। तो सुनो, मुझे एक बात बताओ, हमने एक युद्ध पढ़ा था, सारंगपुर का युद्ध पढ़ा। सारंगपुर के युद्ध के अंदर एक तो था कौन? कौन था? कुंभा। और कुंभा जो लड़ा था वो लड़ा था महमूद खिलजी। कितने नंबर? ठीक है, इसमें जीता कौन था? कुंभा। पकड़ा किसको था? कितने माह तक? 6 माह तक। बहुत बढ़िया। और फिर अभी हमने पढ़ लिया कौन सी रात? गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। बहुत बढ़िया, कुतुबुद्दीन। हाँ, कुतुबुद्दीन शाह। अब सुनो अच्छे से। अब हुआ क्या था, महमूद खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था ताज खां। बोलो क्या नाम था? अब ये ताज खां दरबार में ही था, पर इसे न्यूज मिली कि गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को भी पराजित किया किसने? अरे बोलो, कुंभा ने पराजित किया। तो बिल्कुल ताज खां गया, याद रखना, गया क्या? महमूद खिलजी के दरबार में था, बैठा था। महमूद खिलजी को कहा एक बात पूछूंगा नवाब, झूठ? हाँ, झूठ नहीं बोलोगे? तो कहा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, हम नवाब है मालवा के, झूठ क्यों बोलेंगे? तो कहा एक बात बताओ। कि क्या बताना बताओ? तो कहा कि आप सारंगपुर का युद्ध लड़ने गए थे। कहा बिल्कुल गया था। कि युद्ध के अंदर आपको पकड़ लिया था? कहा पकड़ा था। तो कहा 6 माह तक कैद किया। कि तुम्हें सब पता है तो फिर क्या पूछना क्या चाहता है? तो कहा 6 महीने आपके साथ क्या किया वो बताओ सच सच। तो महमूद खिलजी ने कहा भरे दरबार में इज्जत के कांकरे करवाना चाहता कि नहीं, बताओ। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तब महमूद खिलजी ने कहा मेरा जी जानता है 6 महीने मैंने कैसे निकाला है। धमाधम क्या पड़े? जूते पड़े। कहा कि मतलब 6 महीने बड़े दुखी के थे, मुश्किल के थे। कहा कोई बात नहीं। कहा जैसे आपको पीटा है ना, वैसे ही गुजरात के नवाब कुतुबुद्दीन शाह को भी ठोका। तब महमूद खिलजी को क्यों बात कर रहा? हाँ। तो कहा अच्छा हुआ, काश इतने दिन मेरे ही उदाहरण दिए जा रहे थे, अब मेरा एक भाई आ गया है तो कम से कम उदाहरण दिए जाएंगे। तो अब कितने जनों के दिए जाएंगे? 2 जनों के। तब ताज खां ने कहा अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। कहा क्या? कहा देखो, तुम्हें पीटने वाला, हराने वाला और गुजरात के नवाब को हराने वाला कौन? तो क्यों नहीं तुम हारे हारे एक हो जाओ और अटैक करो किस पर? ये बात कही तो कहा यार बात तो एकदम, बात में तेरे दम है। तो कहा मेरी तरफ से तो हाँ है। फिर कहा कि जा
भाई ये तेरी उपज है, तेरा ही दिमाग है, तू ही इस बात को लेकर आया, तो बिल्कुल तू जा कुतुबुद्दीन शाह के पास, उसको पूछ ले वो लड़ना चाहेगा या नहीं लड़ना चाहेगा। तो बिल्कुल ताज खां गया। ताज खां गया किसके पास बोलो? कुतुबुद्दीन शाह के पास गया। और कुतुबुद्दीन शाह को भी ऐसे ऐसे बात कही कि जैसा तुमने जूते खाए वैसे हमारे नवाब ने भी खाए, नवाब के तो लूण तपा था, आपके क्या हाल है? तो कहा जो तेरे नवाब का हाल है वो मेरा हाल है, मेरे भी तपरा पर मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, तू मत कहना किसी को। तो कहा एक काम करो, दोनों मिलकर एक हो जाओ और अटैक करो कुंभा पर। तो कहा बात तो बिल्कुल बच्चा लोग, उधर से आया गुजरात का कौन और इधर से गया कौन, मिलाने वाला कौन है? अब दोनों मिले और दोनों ने यह निर्णय लिया कि दोनों मिलकर अटैक करेंगे किस पर? मेवाड़ पर। किस पर? और पराजित करेंगे कुंभा को। तब का बिल्कुल सही है। तब महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ने कहा मेवाड़ को जीतकर आधा आधा बांट लेंगे। तब ताज खां पास में खड़ा था। ताज खां ने कहा गांव तो बसा ही नहीं, भिखारिया थालियां लेके आ गए। कहा तुम पिटोगे साड़ो, तुम्हारे लकड़ों से तो यही लग रहा है, और ऐसा ही होगा, देखना वो भी काकड़ दौड़ेंगे बेटे। तो सुनो, अब मैं आपसे पूछता हूं कितने साम्राज्यों के राजा मिलकर एक हो रहे हैं? पहली कौन सी रात? और दूसरा वारे वाह, गुजरात के कौन है? कौन है रे? और मालवा के? इन दोनों को मिलाने वाला कौन? और यही संधि इतिहास में कहलाई, यही समझौता इतिहास में कहलाया चंपानेर की संधि या चंपानेर का समझौता। कब हुआ याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो समझौता हुआ, ये चंपानेर समझौता जो हुआ 1, 4, 5 और 6, पहले याद करो 4, 5, ये हो गया 1400 बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से लिख लो। लिखो मालवा व जी हाँ पूछिए, कंफ्यूजन है तो पूछिए। सर एक कंफ्यूजन है, कैसे पता लगे कि मेवाड़ का कौन सा क्षेत्र का राजा है? क्यों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए जल्दी से, लिखो मालवा व गुजरात के शासकों के मध्य, मालवा व गुजरात के शासकों के मध्य मालवा व गुजरात के शासकों के मध्य कौन सी संधि हुई? चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर की संधि हुई। बढ़िया हेडिंग डालिए, चंपानेर की संधि। फटाक से लिख लीजिए। कब हुई थी रे? 56। कितने? 2 साम्राज्यों के बीच में, मालवा और गुजरात। मालवा का कौन था? महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह। फास्टली लिखिए, आवाज मत करो रे अगले वाला, आगे बैठ के मच्छरों की तरह बोल रहा हो, भौ भौ मर जाओगे। कराने वाला कौन था रे? लिखो ताज खां के माध्यम से यह संधि हुई। सीधा लिखोगे, एक लिखोगे कुंभलगढ़। क्या लिखोगे? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के समीप जिसको पराजित किया
कुंभलगढ़ के समीप कुंभलगढ़ के समीप गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह बोलो क्या हुए? पराजित हुए। फटाक से लिख लीजिए। उसके बाद फिर लिखोगे बदनौर, और बदनौर जो है कौन से वाड़ा, और यहां पर जो पराजित हुए कौन हुए? मालवा के नवाब कौन? महमूद खिलजी पराजित हुए। यहां पर लिख लोगे खिलजी ने कुल मेवाड़ पर लिखा दिया क्या? चलो अब लिखोगे बदनौर विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में, अच्छा और विजय स्तंभ बनवाएगा, मर जाएगा। उपलक्ष्य में कुशाला माता, कौन सी माता? कुशाला माता का भव्य मंदिर बनवाया। कहां बनवाया? तो याद रखना बदनौर में ही। और बदनौर कहां है? भीलवाड़ा। लिख लीजिए फटाक से। लिख लिया जी, बढ़िया। आगे अब देखिए, ये जो हमने पढ़े हैं ना, सिर्फ कुंभक के अभियान पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अभियान पढ़े हैं। अब आगे जो पढ़ेंगे वो कुंभक का स्थापत्य कला से रिलेटेड जो भी योगदान था वो पूरा एक साथ पढ़ेंगे। सही एक नहीं है भाई, ताकि याद भी करे तो अच्छे से करे। सबसे पहले हमने कुंभक की जो जीवन के समय की प्रारंभिक समस्याएं थी और जितने कितने भी अभियान किए वो सब एक साथ लिख लिए। अब जो लिखेंगे वो सब स्थापत्य कला से रिलेटेड क्या क्या किया था वो हम पढ़ेंगे। कंप्लीट ना? तो लिखो, हेडिंग डालो, कुंभक का स्थापत्य कला में योगदान। कुंभक का स्थापत्य कला में योगदान। डाल दिया हेडिंग? हाँ जी। पहला ही पॉइंट लिखो, राणा कुंभक को राजस्थान की सर इनके मध्य के युद्ध को क्या कहा जाता है? आगे लिखा हुआ है ना, कुंभलगढ़ का युद्ध और बदनौर का युद्ध जिन स्थानों पर हुआ वो युद्ध कहलाया। सही एक नहीं है? आगे बढ़ो। अब लिखो फटाक से, क्या लिखा आपने? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। सर कर्नल जेम्स टोड ने पद्मिनी का वास्तविक पति भीम सिंह को क्यों बताया? गेला था, वो हमारे राजस्थान का था नहीं। उसको जैसे जैसे प्रमाण मिले उसने एक्सपेक्टेड कर करके लिख दिया। कंप्लीट ना? अब
एक बात मैंने आपको बताई थी, ऐसे देखे तो मलिक मोहम्मद जायसी भी गेला था, उसने पद्मनी कहाँ की बताई, सिंहल द्वीप की। कहाँ की? और सिंहल द्वीप कहाँ है? श्रीलंका। अब मुझे बताओ रतन सिंह का शासनकाल मैंने कितने साल बताया? और वो मलिक मोहम्मद जायसी गेला कह रहा है 12 साल तो वहां बैठा रहा और 8 साल खिलजी ने दुर्ग को घेर के रखा। 12 और 8, अब उसको ये नहीं पता भाई को कि अब क्या कहे क्या नहीं कहे। वरना सुनना, अभी कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया है कि रानी पद्मनी जो थी वो सिंहल द्वीप की नहीं थी, वो पुंगल के क्षेत्र की थी, बिल्कुल। और हुआ क्या था, पद्मनी के ऊपर नजर जो थी सिंध प्रदेश के शासकों की थी। पद्मनी बहुत खूबसूरत थी। तो बच्चा लोग, उसके जो परिवार रिश्तेदार वाले जो थे, उन्होंने, मेवाड़ का इतिहास बहुत भयंकर था, स्टार्टिंग से ही आपको पता, बप्पा रावल से प्रसिद्धि थी मेवाड़ को। सुन लो, दूसरा मत बता रहा हूं यहाँ पे, वरना कहीं जिंदगी में भी पता नहीं चलेगा। पद्मनी कहोगे कहाँ की थी तो कहोगे छियल द्वीप की। ये अभी का मत है जो कुछ विद्वानों ने बताया, कुछ ही विद्वानों ने। तो कहा कि मेवाड़ के राजा से सहायता मांगी मुगल के शासकों ने। तब मेवाड़ के रावल रतन सिंह जी ने, याद रखना, रानी पद्मनी और उनके परिवार वालों को, मेवाड़ के अंदर एक प्रदेश था जो चारों तरफ पानी से गिरा हुआ था, नदियों से गिरा हुआ था, जिसका नाम था सिंगोली। कौन सी गोली? और याद करो, हमने सिंगोली का युद्ध भी पढ़ा था। तो वो सिंगोली प्रदेश के अंदर पद्मिनी रहने लगी। तब पुंगल के शासकों ने कहा कि देखो, हमारी सहायता की है किसने? रतन सिंह ने। तो एक काम करता है, पद्मिनी का विवाह किसके साथ कर दे? रतन सिंह के साथ। तो अब मलिक मोहम्मद जायसी ने जब इन्हीं बातों पे इतिहास लिखना शुरू किया, तो क्षेत्र का नाम क्या था? सिंगोली। और उस सिंगोली के क्षेत्र की विशेषता लिखी हुई थी कि ये चारों तरफ पानी से गिरा हुआ था। तो उसने कहा, किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा 1540 में। तो उसने कहा समुद्र के चारों तरफ तो गिरा हुआ है श्रीलंका, और श्रीलंका में ऐसा ही एक साम्राज्य था सिंहल द्वीप। तो उसने सिंगोली की जगह लिख दिया सिंहल द्वीप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार विद्वानों ने जैसे जैसे उनको प्रमाण मिले वो इतिहास लिखते गए। कंप्लीट ना, इस बात को ध्यान रखें। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, अब क्या लिखा आपने? स्थापत्य कला का जनक लिख दिया। अब लिखो श्यामल दास द्वारा रचित जोधा व कुंभा की संधि नहीं लिखा ही क्या? नहीं लिखा ही? आवड़ बावड़ छूट गई। अभी लिखा लेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब बीच में लिखेंगे तो लफड़ा हो जाएगा ना, सबसे लास्ट में लिख लेंगे। अभी लिखो, क्या लिखा? श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार किसने? कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से कितने दुर्ग? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कंप्लीट। कितने दुर्गों का? हाँ जी, लिख लिया ना? हाँ जी। अब देख लीजिए, जो प्रमुख दुर्ग है उनके नाम लिख लो। फर्स्ट, कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां है? राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद लिखोगे, पहला ही पॉइंट। हाँ,
कुछ नहीं है, एक ही चीज, मस्त रहो, कंप्लीट ना। भाषाओं में चेंज हो जाता है। जैसे हमारे मारवाड़ था, तो मारवाड़ में दुर्गों को और किलों को कहा जाता था गढ़। क्या कहा जाता था? गढ़। जैसे काफी नाम देखोगे तो उनके पीछे गढ़ आ रहा है, भानगढ़, किशनगढ़ आ रहा है ना। मस्त रहो, आगे बढ़ो, आवाज नहीं रे। कुंभलगढ़ और राजसमंद, ये कहां है? राजसमंद। पहला ही पॉइंट लिखो, कौन सा कार, कौन था रे? मंडन। कौन था? इस कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? हाँ जी, 35.8 किमी। कोष्टक में लिखोगे लगभग कितनी? 36। लिखोगे कर्नल टॉड ने इस दीवार को भारत की महान दीवार का, कैडी प्राचीन दीवार का, भारत की महान दीवार कहा, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। याद रखना, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। और कर्नल टॉड ने इस दीवार व दुर्ग की तुलना किससे की रे? एट्रास्कॉन या एट्रुक्सन से की। एट्रुक्सन से की। अब इसके अलावा जो दूसरे दुर्ग बनाए हैं वो कहां कहां बनाए हैं वो लिख लो। एक बनाया बसंतगढ़, बोलो कहां बनवाया था ये? बोलो, नहीं पता। कौन सी रोही? ठीक है। तीसरा बनाया था कौन सा गढ़? अचलगढ़। ये भी कहां? सिरोही। फिर लिखोगे बेराट दुर्ग, कहां बनाया था रे? कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। और लिखोगे चित्तौड़ दुर्ग, और चित्तौड़ दुर्ग के आगे कोष्टक में लिखोगे पुनः निर्माण। क्या करवाया? पुनः निर्माण। ये मुख्यतः दुर्ग हो गए जिन्हें बनाया गया किसके द्वारा? आपके कुंभा के द्वारा। कौन सा? एट्रोस्कॉन और एट्रुक्सन। टू के नीचे डबल र है और फिर मात्रा है। यही तो बात है, ये हिंदी है, बिंदी बहुत भयंकर लगाएगी। और ये सही नहीं लगे तो आप अपनी भाषा में लिख लो एट्रुक्सन। कंप्लीट ना। फटाक से लिखो। ये याद रखना, बाहर कोई देशों के अंदर एक दुर्ग है, पहाड़ी है, जिसकी तुलना की गई कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार से। लिखिए फटाक से। लिख लिया? फास्ट लिखो, अभी कुंभा बहुत पड़ा है। लिख लिया? हाँ जी। छोरिया बातें कर रही है, कोई बात नहीं, पीछे रहेगी मरेगी। बातें कम करो और चुपचाप छाप लो। नौकरी लेनी नहीं है? तू छोरी है? इतना शौक है? चलना मेरे साथ, चूड़ियां दिलाऊंगा और भी दिलाऊंगा। लक्कड़ भाई रे, चलो अब नहीं बोलेगा ये। मैंने कहा ना, इज्जत के कांकरे करके ऊपर। हाँ,
फिर छोरे कहेंगे रोला पे गया। लिखो फटाक से, हेडिंग डालो कुंभक की उपाधियां। कुंभक की, हाँ जी, फास्ट लिखोगे, पहले कह रहा हूं बोट भरते ही तो अगला पेज, वरना घर पे जाके रिकॉर्डेड से छापना। कुंभक की उपाधियां। अब एक उपाधि हो तो धीरे धीरे ही बताऊं। अभिनव, अभिनव भट्टाचार्य। फिर महाराणा, राणा और रायन, राणो रायन। राणो रासो, हाल गुरु, विद्वान बनने की कोशिश नहीं करे, झाप लिया ना मैंने, मर जाओगे। राजगुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, कौन सा गुरु, दान गुरु, अश्वपति, गणपति, नंदीकेश्वर, प्रजापालक, नाटकराज और धीमान। कौन सा मान? और हिंदू सुरतान। फास्टली लिख लो, बस इतनी सी उपाधियां ली थी, ज्यादा नहीं ली थी। हाँ, दीपक कह रहा है सर सिंध प्रांत में मेरे दादाजी थे, उन्होंने तो बताया नहीं। दादाजी क्या पद्मिनी के समय थे? हाँ, मालवा दो नहीं है, मालवा एक ही है, याद रखना। फास्ट लिखे, थोड़ा लिख लिया। इसके अंदर जो मैं बता रहा हूं उसके आगे लिखोगे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, धीमान यानी बुद्धिमत्ता में निपुण। किसमें निपुण? बुद्धिमत्ता में निपुण। और फिर लिखोगे हिंदू सुल्तान। ये उपाधि जो दी थी मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई, लिख लो। फटाक से लिखिए। लिख लिया? चलिए आगे बढ़िए, फटाक से लिखो। जिन्होंने नहीं लिखा, आगे जिन्होंने लिख लिया है वो फटाक से हेडिंग डालिए, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। कुंभा द्वारा हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। अब लिखो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। फास्टली लिखे। लिख लिया ना? चलिए आगे हेडिंग डालिए ग्रंथ। ग्रंथ, ग्रंथों में सबसे पहले लिखो
संगीत राज, कौन सा राज? दूसरा संगीत रत्नाकर, कौन सा कर? संगीत रत्नाकर। संगीत सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, कौन सी प्रिया रे? रसिक प्रिया नामक, और याद करो ये रसिक प्रिया नामक टीका हमने पहले भी पढ़ा है, पढ़ा ना? किसने लिखा था? कुंभा ने। और इस रसिक प्रिया में वीर राजा कहा था किसी को? किसको कहा था? कौन से मीर को? बहुत बढ़िया। रसिक प्रिया नामक टीका, चंडी शतक टीका, कौन सा टीका? चंडी शतक टीका, कामराज रतिसार, कौन सा? कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, कौन सा प्रबंध? सूड प्रबंध। और फिर लिखोगे हरिवर्तिका, हरिवर्तिका। और फिर लिखोगे संगीत कर्म, संगीत कर्म दीपिका। दीपिका लिख के छोड़ दोगे, आगे पादुकोण नहीं लिखोगे, फास्टली लिखो संगीत कर्म दीपिका। ऐसे नहीं कि भावनाओं में बह जाओ। संगीत कर्म दीपिका। सेल गुरु का मतलब होता है युद्ध विद्याओं में निपुण, और युद्ध में भी किन में? जो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़े गए। कंप्लीट ना? लिखिए जल्दी से। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं चाहता ना तो इनमें से एक एक दो दो ग्रंथ लिखा के बोल देता कि आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखना कुंभा का तो मैं तो कहता हूं पिछले वाले राजाओं को तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई मायने नहीं रखता। अगर मेवाड़ का सवाल बना तो बप्पा रावल, जैत्र सिंह, राणा हमीर, कुंभा, सांगा और प्रताप और राज सिंह, ये 7 राजा पढ़ लो, तुम्हारा मेवाड़ कंप्लीट। इस बात को ध्यान रखना। और इन 7 के एक एक पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए, इसीलिए ये पूरे लिखा रहा हूं मैं। कंप्लीट ना? इस बात को ध्यान रखे। इतने ही मात्र ग्रंथ लिखे, ज्यादा नहीं लिखे। कम है ना? हाँ, आगे बढ़ो, फटाक से लिखिए। हाँ, एक पॉइंट यहां पर लिख दो, संगीत राज कोष्टक में लिखो 5 भागों में रचित। कितने भागों में? फिर लिखोगे कुंभा के दरबारी विद्वान। कुंभा के दरबारी विद्वान। फर्स्ट लिखोगे मंडन, सेकंड लिखोगे काना, व्यास। अब सुनो, देखो विद्वान खूब थे, खूब विद्वान थे, जैन धर्म के खूब सारे विद्वान थे, पर हमें उन विद्वानों का लिखना है जिनके पास कुछ विभाग था और जिन्होंने कुछ न कुछ किया। कंप्लीट ना? वरना बिना फालतू का सुनो, ज्यादा कंटेंट लिखने से क्या होता है, एक तो हम एग्जिट डाटा से परे चले जाते हैं और हमारे पास याद करने को मैटर भी ज्यादा हो जाता है, तो हम ये डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सा याद करें और कौन सा छोड़े। तो इस बात को ध्यान रखें। लिखिए हटे फटाक से। अगला मंडन हो गया, काना हो गया, फिर लिखो जेता, नापा, नाथा, तीनों। और फिर लिखोगे अत्रि भट्ट। कौन सा भट्ट?
फिर लिखोगे महेश भट्ट। हाँ, मर जाओगे अभी। तुम मन में बोल रहे हो, मुझे यहां पता चल रहा है कि ये आलिया के पापा यहां क्या कर रहा है। पूछ लो इनको आलिया कहां है। कमीन कही के क्या आलिया के पापा। लिखो जल्दी से। फटाक से लिखिए बच्चा लोग। लिख लिया? हाँ जी। अब इनके आगे इनकी विशेषताएं लिखो। हाँ, जिन्होंने ऐसे चिपका चिपका के लिखा उनके पाप कट गया। हाँ, उनको वापस लिखने पड़ेंगे। लाइन खींचो। मंडन के आगे लिखो कुंभलगढ़ का क्या था। फास्ट लिखोगे, पहले कह रहा हूं। कुंभलगढ़ का क्या था? वास्तुकार। है ना, कॉपी में थोड़ी काट छाट भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी की नजर लग जाए तो। हाँ, ऐसे काट छाट भी होनी चाहिए। कान्हा व्यास का लिखो एक लिंग महात्म्य को महात्म्य ग्रंथ को पूर्ण किया। फिर कौन आ रहे हैं? जेता नापा नाथा। ये किसके थे रे? विजय स्तंभ के वास्तुकार। फिर आ रहा है कौन सा भट्ट? लिखोगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। फिर लिखोगे महेश भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। और आशानंद लिखोगे पुराणों के वाचनकर्ता। पुराणों के कौन से कर्ता? वाचनकर्ता, यानी पुराणों के। देखिए बिल्कुल बच्चों के बार बार सवाल आ रहे हैं, सर सीईटी लागू होगा क्या एलडीसी के अंदर? तो सुनो, इसका डिसीजन कोई नहीं ले सकता और अभी स्पष्टली कह भी नहीं सकते। और मैं अपना मत बताऊं और कल कुछ और बता दे तो कंप्लीट ना, इसलिए आप वेट करते रहे, सभी को पता चलेगा। लिखिए जल्दी से। हाँ, लिख लिया? लिख लिया ना? फास्ट लिखो थोड़ा। अब आगे देखो, विद्वान आ गए। विद्वान के बाद हमने ग्रंथ भी ले लिए, उपाधियां भी ले ली। अब आएंगे गुरु। क्या आएंगे? हाँ, गुरु में आप कितने गुरु याद रखोगे? 3। अगर सवाल सिंपली पूछे कि कुंभक के गुरु कौन थे, तो सीधा कहोगे जैन धर्म के थे हीरानंद। कौन से नंद? और सवाल अगर पूछे कि कुंभक के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। कौन थे? कौन से व्यास? तीसरा पॉइंट, कुंभा ने किस विद्वान को कवि राजा की उपाधि प्रदान की? तो कवि राजा की जो उपाधि दी गई थी, याद रखना, जैनों के गुरु थे, उनका नाम था सोमदेव या सोमराज। उनको किसकी उपाधि दी थी? कवि राजा की। तो फटाक से लिख ले। हाँ हाँ, आसानंद के गुण क्या थे सर? आसानंद के गुण थे कि कुंभक के डिपार्टमेंट थे खूब सारे, और उसके अंदर जो पुराण होते थे ना, पुराण, उन पुराणों को जो पढ़कर सुनाता था वो था कौन सा नंद? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ध्यान रखना, आसानंद के वंशजों में
एक विद्वान होगा बहुत भयंकर, और वो होगा महाराणा प्रताप के समकालीन। किसके? और अभी तुम्हारे कांस्टेबल के पेपर हुए थे, ये नहीं पिछले वाले, उनके अंदर पूछा था महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान या कवि कौन था? चक्रपाणि मिश्र। कौन था? ये चक्रपाणि मिश्र जो थे वो किसके वंशज थे? वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, ये यहां पर लिखना चाहते हो तो भी लिख लो नोट लगाकर। हाँ, सबसे नीचे लिखा हुआ है, आशानंद के नीचे तो लिखा हुआ है पुराणों के वाचनकर्ता, और महेश भट्ट का लिखा हुआ है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को क्या करवाया? पूर्ण करवाया। लिखो आशानंद का, लिखो इनके वंशजों में, इनके वंशजों में, इनके वंशजों में चक्रपाणि मिश्र हुए। कौन हुए? चक्रपाणि मिश्र हुए, जिन्होंने चक्रपाणि मिश्र हुए जिन्होंने विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ की, विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की। ये किसके समकालीन थे रे? हाँ जी, लिख दो, यह प्रताप के समकालीन थे। लिखिए जल्दी से। लिखिए जल्दी से, लिखिए, लिख लिया? चलिए, ये हो गए दरबारी विद्वान। अब फटाक से गुरु लिख लो। क्या लिखोगे? गुरु। और गुरु में सबसे पहले लिखोगे कौन से गुरु? संगीत गुरु। संगीत गुरु कौन थे रे? बोलो। कौन सा व्यास? सारंग व्यास। और फिर लिखोगे, सिंपली अगर पूछे गुरु कौन थे तो लिखोगे हीरानंद। कौन से नंद? हीरानंद। और कवि राजा की उपाधि किसे दी? कवि राजा की उपाधि, तो याद रखना कवि राजा की जो उपाधि मिली थी वो मिली थी कौन से देव को? सोमदेव को। लिख लीजिए फटाक से। और यहीं पर लिख लो अगले पॉइंट में, कुंभा की पुत्री का नाम कौन सी बाई था रे? रमाबाई था। यह संगीत विद्या में क्या थी? निपुण थी। इसलिए इसे वागीश्वरी के नाम से भी जाना गया। कौन सी स्वरी? वागीश्वरी के नाम से भी जाना गया। लिख लीजिए। इनके वंशजों में याद रखना ये पॉइंट जो है ये आसानंद के अंदर लिखाया कि आसानंद के वंशजों में चक्रपाणि मिश्र हुए जो किसके समकालीन थे? प्रताप के। और उन्होंने रचना जो लिखी थी विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति। पिछले वाले कहां लिख लेंगे? प्रताप के समय। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ के बारे में नहीं बताया, मैं आर्ट एंड कल्चर थोड़ी पढ़ा रहा हूं। सही है कि नहीं है? कुंभलगढ़ में आप इतना याद रखो, सिर्फ कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने।
और अगर जानना ही चाहते हो तो कटारगढ़ महाराणा प्रताप के समय आएगा जब प्रताप का जन्म होगा। और कटारगढ़ को याद रखना मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और राजस्थान में 2 दुर्ग ऐसे हैं जिनमें दुर्ग में दुर्ग बना हुआ है, यानी दुर्ग में लघु दुर्ग बना हुआ है। एक तो है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में जो लघु दुर्ग बना हुआ है उसका नाम है कटारगढ़। और दूसरा है जयगढ़, जयगढ़ के अंदर जो लघु दुर्ग बना हुआ है उसका नाम है विजयगढ़ी दुर्ग या विजयगढ़ दुर्ग। कंप्लीट ना, इस बात को ध्यान रखे। लिख लिया, ये लिख लिया ना? कुंभा को मारो, लिखो नोट लगाकर कि पहले आवड़ बावड़ लिख ले। हाँ जी, हेडिंग डाल दो। समझा तो दिया ना आवड़? नहीं समझाया? देखो फिर अब पहले थोड़ा वापस बता देता हूं। वो कहानी तो पूरी बता दी थी मैंने आपको कि भारमली ने मार दिया था किसको? जहर दे दिया था। और जब रणमल राठौड़ को जहर दे दिया गया था, बाहर सेना खड़ी थी, महपा पंवार और चुंडा की, जोधा की ना, चुंडा की, किसकी? चुंडा की सेना खड़ी थी। तो एक डावरिया था, डावरिया का मतलब जो आवाज लगाने वाला, वो जोर से चिल्लाया कि जोधा भाग सके तो, जोधा थारो हाँ रणमल मारियो जाए। तो ये जोधा को बात पता चली। तो मैंने कल ही आपको कहा था कि पार्किंग के अंदर कितनी गाड़ियां थी? जोधा आया और क्या लेकर गया रे? अरे क्या लेकर गया? बुलेट लेकर गया। और भागता भागता, हाँ बिल्कुल, काहुनी गांव बीकानेर में जाकर क्या ली? शरण ली। बोलो क्या ली? कौन से गांव में? अब पीछे भागा तो था, हाँ, क्या लेकर? कौन भागा? कुंभा बोल दो, चुंडा बोल दो, कोई भी भागा, पर पकड़ा यार नहीं। कौन? जोधा। अब अच्छा लोग बिल्कुल अब आ गया जैसे तैसे करके जोधा पहुंचा कौन से गांव में? काउनी गांव में। तो बिल्कुल राव जोधा अपना मोबाइल निकालता है। और रिश्ते तो पता है ना आपको कि राव जोधा के हंसाबाई क्या लगती थी? अगर नहीं पता है तो बोल देना, बता दो। बुआ। और कुंभा के क्या लगती थी? दादी। क्या लगती थी? तो देखो, एक तरफ रिलेशन बुआ का और एक तरफ रिलेशन, तो हंसाबाई का तो संबंध जो होगा वो दोनों तरफ से होगा कि नहीं होगा? तो सुनो, अब राव जोधा ने बताओ शरण कहां ली? काहुनी गांव बीकानेर। और इसकी बुआ कौन? कौन सी बाई? जो दादी थी किसकी? अब बताओ मेवाड़ से निष्कासित हुआ कौन? और पीछे कुंभा ने भेजा राव जोधा का पीछा करने के लिए चुंडा को। किसको? अब चुंडा पीछे पड़ा, बोलो किसके? राव जोधा के। तब राव जोधा तो भागा और चुंडा गया डोर ही डोर, और मंडोर को जीत लिया किसने? चुंडा ने। अब देखो जोधा की कंडीशन हुई, ना घर का ना, सही एक नहीं है। मंडोर जो था उस पर भी अधिकार हो गया किसका? चुंडा का। अब मंडोर जीत लिया चुंडा ने। तो याद रखना, अब करे तो करे क्या? तो अब अच्छे से देखना। अब बच्चा लोग, चुंडा ने क्या किया? मंडोर के चारों तरफ, यानी आसपास के जो ठिकाने थे, गांव थे, वहां क्या किया? पुलिस तो क्या, सैनिक चौकियां बिठा दी अपने, यानी सैनिकों को नियुक्त कर दिया चारों तरफ। और कहा कि जब भी जोधा जीतने आए कौन से डोर को, उसको आने देना, अंदर जाने देना, मंडोर के पास जाने देना। फिर चारों तरफ से घेर कर, हाँ फिर आप तो समझते ही हो। तो बिल्कुल बच्चा लोग, राव जोधा जीत नहीं पाया था कौन से डोर को, परेशान हो गया। और फिर राव जोधा ने परेशान होकर फोन किया किसको? फोन का मतलब समझते हो ना? संदेश भेजा, पत्र भेजा। फोन किया और फोन करके कहा भुआ, तो कहा क्या? कहा तेरे पोते को मना लेना। तो कहा क्यों? कहा मेरे पीछे भागा। क्या लेकर?
अरे मर जाओगे तलवार लेकर, अब क्या इचकुटी, वो तो याद करने के लिए बताया था। हर जगह इचकुटी, वहां देखना एग्जाम में कि इचकुटी लेके भागा, क्या लेकर भागा, तलवार लेकर भागा, समझा देना उसको। तब हंसाबाई ने कहा कि अच्छा और कुछ, कहा अब की बार भागा ना मार दूंगा। तो हंसाबाई ने कहा एक बार वापस तू मेवाड़ आके दिखा। तब कहा कि फोन में बैलेंस कम है, वापस करो। यानी जैसे तैसे करके उस बात को काटा। हंसाबाई ने वापस मतलब वही फोन किया और कहा बोल। तो कहा मैं कुछ नहीं जानता, हम दोनों के बीच में तुम समझौता कराओ या कुछ भी करो। तब हंसाबाई ने कहा देख अभी कुंभा का खून खोला हुआ है, कुछ दिन तक मेरा संदेश नहीं आए तब तक तू वहीं रह, मैं मनाती हूं किसको, कुंभा को। तो बिल्कुल बच्चा लोग हंसाबाई कुंभा के पास गई और कहा देख पोता, मेरा संबंध जो है मेवाड़ से भी है और मारवाड़ से भी है, तुम दोनों मिलो और दोनों मिलकर क्या कर लो, समझौता कर लो, संधि कर लो। तो हंसाबाई के कहने पर कुंभा ने कहा ठीक है, बुला किसको, जोधा को। तो सुनो अब बताओ मारवाड़ की तरफ से कौन आएगा रे, बोलो कौन आएगा। चलो ये ले लिया हमने किसको, एक आ रहा है बोलो कौन, राव जोधा, और एक आ रहा है कौन, राणा कुंभा। इन दोनों को बुला कौन रही है, बोलो हंसाबाई। कौन सी बाई, और ये तीनों जो मिलेंगे कहां मिलेंगे, जत ही जत सोजत में। अब सोजत में बिल्कुल पाली, अब मिले सोजत पाली के अंदर दोनों, और हंसाबाई ने दोनों को क्या लगाया, गले लगवाया कि गले लगो, हाथ मिलाओ। तो हाथ मिलाया और जोधन का बुआ एक काम कर कि क्या, कि ये जो साम्राज्य का हमारे रगड़ा चल रहा है ना, आप एक काम करो, आप साम्राज्य को बांट दो, आप बता दो कि यहां से यहां तक मारवाड़ और यहां से यहां तक मेवाड़। तो कुंभा को पूछा मंजूर है, तो कुंभन का मंजूर है। तो अब हंसाबाई घूमी चारों तरफ कौन से जत के, तो हंसाबाई ने देखा कि सोजत के इस तरफ तो खूब सारे, बोलो किसके पेड़ है, वह आंवला के, किसके, आम व किसके पेड़ है। और देखा कि इस तरफ मारवाड़ की तरफ, हमारे जोधपुर की तरफ, हाँ बबुलिया, जिसको हम कहते हैं बबूली बबूल है, और एक तबोड़ा लग जाए ना भाई 7 महीने 6 महीने तक शकुनी मामा बन के चलता कूद कूद के। बिल्कुल बच्चा लोग, बबूल का कांटा अगर लग जाए ना हालत खराब हो जाती है। तो सुनो, बबूल के पेड़ ही पेड़ थे। तो अब सुनो ये निर्धारण कौन कर रही है, तब हंसाबाई ने कहा देख कुंभा, सोजत के इस तरफ जो आम और आंवला के पेड़ है ये तो कहलाएगा वाड़ ही वाड़, ये मेवाड़ साम्राज्य। और जोधा को कहा देख सोजत के इस तरफ तेरा बौलिया ही बौलिया है, बबूली, ये कहलाएगा कौन सा वाड़, मारवाड़ का। बोलो मंजूर है दोनों को का बिल्कुल मंजूर है। तो सुनना अभी संधि का नाम कैसे पड़ा, ये क्या आ रहा है, आंवला, तो आंवला का लिया गया आंवड़, क्या लिया गया, और बबूल को मारवाड़ी में बबूलिया कहा जाता कि नहीं कहा जाता, तो उसका लिया गया बावड़, क्या लिया गया, और इस संधि का नाम पड़ गया आंवड़ बावड़ की। अब देखते रहो अच्छे से, जो हुई थी 1453 में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। अब मैं आपको पूछूंगा, फटाक से बताओ ये संधि किसने करवाई, कौन सी बाई, हंसाबाई। आगे बताओ ये संधि कितने राजाओं के मध्य हुई, पहला राव, दूसरा, ठीक है। इस संधि के तहत कितने साम्राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया,
पहला दूसरा, पहला दूसरा, ठीक है। इस संधि का केंद्र बिंदु, निर्धारण केंद्र कौन सा था? कौन सा जत? अरे कौन सा जत? ये संधि कब हुई? कब हुई रे? कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब ये संधि करवा दी, हंसाबाई ने कहा, राव जोधा को कहा अब तो खुश। तो कहा, देखा ऐसे कुंभा के सामने तो कुंभा की जो ये भौहें थी ना, मेरी तरह से ऊपर थी, घूर घूर के देख रहा था किसको? जोधा को। तब जोधा ने हंसाबाई को कहा, बुआ इधर आ। तो कहा क्या? यह कुंभा अभी भी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है, लग रहा ठोकेगा मेरे को। तो कहा अब क्या करना है? तो कहा एक काम और कर दे, फिर कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तो कहा बोल क्या करना है? तब कहा कि मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है श्रृंगार दे। कौन सी दे? श्रृंगार दे या श्रृंगार कौरी। और कुंभा का एक पुत्र है राईमल। कौन सा मल? मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए किसके साथ? राईमल के साथ, कुंभा के पुत्र के साथ। तो हंसाबाई का ठीक है, ठीक रुक, मैं पूछ के आऊं किसको। तो बिल्कुल गई। कौन सी बाई? हंसाबाई गई। और कुंभा पोता था भाई, पोता ने पोते को हवाला दिया दादी ने कि तुझे मेरी बात तो माननी। तो बिल्कुल बच्चा लोग बात मानी और श्रृंगार दे का विवाह करवाया गया। कौन से मल के साथ? और इस प्रकार इस संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ जो संघर्ष चल रहा था वो क्या हो गया? समाप्त। अब समझ में आया? फटाक से छाप लो, हेडिंग डालो, आवड़ बावड़ की संधि। ये हमें रणमल के समय लिखनी थी पर डिस्पैच हो गई। वो भारमली उल्ला लाला करती करती आई और आवड़ बावड़ खा गई। लिखिए फटाक से, फटाक से लिखिए। कार्तिक को हंसी आ रही है, मर जाएगा। लिखो फटाक से। क्या लिखा? आवड़ बावड़ की संधि 1453। देख लेना, तुम तो पढ़ाई कर ही रहे हो। ये जो हमारे टेक्निकल वाले भैया है ना, कार्तिक भाई, ये कार्तिक भाई कहानियां सुन सुन के पोस्ट निकाल लेंगे। बिल्कुल बच्चा लोग, कोई जरूरी थोड़ी है, पढ़ाई किसी भी कंडीशंस में की जा सकती है। छापिए जल्दी से। आवड़ बावड़ की संधि 1453 लिख लिया। ये संधि किसने करवाई रे? तो लिखो ये संधि, हाँ ऋषभ कह रहा है सर सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मेहंदी तो घनी प्रसिद्ध है, नौकरी नहीं लगेगी तब तक तुम्हारे लिए वो प्रसिद्धि नहीं पाएगी। लिखो फटाक से। हाँ, यह संधि किसने करवाई? हंसाबाई ने करवाई। यह संधि हंसाबाई ने करवाई। किन किन के मध्य हुई रे? तो लिखो यह संधि मारवाड़ के, यह संधि मारवाड़ के, मारवाड़ के राउत जोधा, मारवाड़ के राउत जोधा व मेवाड़ के कौन? राणा कुंभा के मध्य हुई। कितने साम्राज्यों का निर्धारण? तो लिख लो, इस संधि के तहत मारवाड़, इस संधि के तहत मारवाड़ व मेवाड़, मारवाड़ व मेवाड़ साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण किया गया। सीमाओं का क्या किया गया रे? निर्धारण किया गया। फास्ट लिखो, देखो लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो,
मुख्य केंद्र लिख लो, मुख्य केंद्र बराबर करके सोजत। मुख्य केंद्र सोजत लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो, अगले पॉइंट में लिखना, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत राव जोधा ने, इस संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री, अपनी पुत्री कौन सी, श्रृंगारदेव का विवाह, श्रृंगारदेव का विवाह किसके साथ किया रे, बिल्कुल कुंभक के पुत्र रायमल के साथ किया, कुंभक के पुत्र रायमल के साथ किया। लिख लिया ना, आगे बढ़िए। हो गई संधि पूरी, अरे हो गई ना। लिखो, कुंभक के पुत्र का नाम, कुंभक के पुत्र का नाम क्या था रे, अरे रायमल तो हो गया, अब दूसरा है, हाँ उन्दा था, हाँ उन्दा था तो उन्दे काम करेगा तो उन्दा ही था। लिखो, कुंभक के पुत्र का नाम उदा, उदयकरण, एक ही है ना, ऐसे नहीं दो पुत्र, और उदय सिंह प्रथम था। उदा, उदयकरण और उदय सिंह प्रथम था। लिखो, उदा ने मामादेव नामक जलाशय, मामादेव नामक जलाशय कहां है रे ये, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ लिखो आगे। मामादेव नामक जलाशय कोष्टक में लिख दिया कुंभलगढ़। मामादेव जलाशय पर कुंभक की हत्या की, क्या की, हत्या की। लिख लिया। इस कारण, अब अगले पॉइंट में लिखो, इस कारण इस कारण उदा, इस कारण उदा ऑब्लिक करके उदयकरण, ऑब्लिक करके उदय सिंह प्रथम को, उदय सिंह प्रथम को क्या कहा गया, मेवाड़ का पितृहंता कहा गया। मेवाड़ का पितृहंता, यानी इतिहास में याद रखना, जब भी पुत्र अपने पिता की हत्या करे तो पुत्र को हमेशा कहा जाता है पितृहंता। कौन सा हंता, पितृहंता। कब की थी, कोष्टक में लिख लो 1468 में। हाँ जी, वही कटारगढ़, और कटारगढ़ किस में है, कुंभलगढ़ में। कंप्लीट ना, चलो लिख लिया, अरे लिख लिया ना। ये हो गया आपके पूरा का पूरा कौन, कुंभा। अब सुन लो, आवाज नहीं, फटाक से कंप्लीट करते हैं अगले राजा भी। अब सुनो, 68 से लेकर 73 तक मेवाड़ पर जो शासन करेंगे वो करेंगे उदा, उदयकरण या उदय सिंह प्रथम। अब रायमल अपनी सेना संगठित करेगा, कौन, और रायमल कहेगा पिताजी को मारा किसने, उदा ने, तो उसे मैं छोड़ूंगा। तो बिल्कुल रायमल अपनी सेना लेकर जाता है, उदा के ऊपर अटैक करता है। तब उदा और रायमल के बीच में दाड़िमपुर नामक गांव में, कौन सा पुर, वहां पर धुआंधार और खतरनाक क्या होता है, युद्ध होता है। उदा उबी काकड़ दौड़ता है, और दौड़ता दौड़ता वाह रे वाह मालवा जाता है। मालवा में ज्यों ही प्रवेश होता है तो मौसम बिगड़ता है,
भयंकर आंधी चलती है, तेज बारिश होती है, कड़ाके की बिजलियां चमक रही थी। रात्रि के समय धूप पड़ रही थी, रात्रि के समय मर जाओगे। क्या चमक रही थी रे? कुत्ते। हाँ, ये देख लो। हाँ, उस समय बिजलियां बहुत भयंकर कड़क रही थी। तब क्या हुआ, उदा ने सोचा कि एक वट वृक्ष था, कि वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो जाओ। अब बच्चा लोग बताओ, सही सही जो है बताओ कि थोड़ा। हाँ तो सुनो, आपको पता है हमारे जोधपुर के आसपास दो तीन जो जिले हैं, जैसे नागौर हुआ, इधर जालोर हुआ, पाली हुआ, और इधर बिल्कुल बाड़मेर का क्षेत्र वगैरह हुआ, और कुछ क्षेत्र जैसलमेर का लगता हुआ। हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक जानवर होता है जिसको चंदन गो कहा जाता है। कहता है ना, कहते हैं ना। उस चंदन गो के बारे में हमारे इस मारवाड़ में कहा जाता है कि जब बिजलियां कड़कती है तो उसके ऊपर क्या पड़ती है। तो हुआ क्या था, जिस वट वृक्ष के नीचे खड़ा था उदा, कौन? कहा जाता है कि उसी वट वृक्ष पर थी चंदन गो। अब बच चलो, हाँ गोइडो गोइडो मारवाड़ी में, बिल्कुल मारवाड़ी में हम आज तक ही किसी का नाम सही नहीं लेते, तो उसका कैसे सही ले, गोइडा। हाँ तो बिल्कुल बच्चा लोग वो था। तो भयंकर वाली क्या चमक रही थी, एक बिजली गिरी, पर बेटा चंदन गो जाता जो था, गोइडा जो था वो तो बिल में। अब उदा कौन से बिल में घुसे, तो वो बिजली पड़ गई किस पर, और उदा हो गया उंदा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी 100 बातों की एक बात सुनो, वो मालवा गया था, तब प्राकृतिक प्रकोप के तहत उसके ऊपर क्या गिरी, और बिजली के गिरने से उदा की क्या हो गई, कंप्लीट ना। यहीं पर लिखकर खत्म करो। जब इसका इतिहास ही नहीं है तो क्या लिखे, फटाक से लिखो। उदा अपने पिता की हत्या कर, हाँ, कुंभक की मृत्यु 1468 में हुई। हाँ, क्या लिखा आपने? उदा ने अपने पिता की हत्या कर मालवा में शरण ली। कहां ली? मालवा में शरण ली। जहां बिजली गिरने से उदा की, ऑब्लिक करके वही उदयकरण और उदय सिंह लिख लेना, लिख लिया? हाँ जी। सर जी आपकी वजह से डांट पड़ी, मैंने मेरा भाई को बोल दिया भोगना बांट दूंगा, मम्मी ने बोला थारा बांट दूंगा कोई बात नहीं। अरे तो मम्मी को सुना के क्यों बोला, मम्मी ने सीरियस ले लिया होगा। तू क्या भाई भ्रात हंता बन रहा था क्या? ऐसा नहीं करे, ध्यान रखे, सावधान रहे, सतर्क रहे। किसी को कहे तो ये देख ले कि कोई सुन तो नहीं रहा है, वरना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और आपके साथ असलूक व्यवहार हो सकता है। सुनिए अच्छे से, लिखिए। लिख लिया ना? हाँ जी, ये उदा हो गया। अब हेडिंग डालो सीधा राइमल। कौन सा मल? राइमल। राइमल कौन सा मल? राइमल। और राइमल का शासनकाल लिखो 1473 से 1509। 1509। अब जो राइमल जी जो है अच्छे से देख लो, राइमल जी को शॉर्टली लिख के खत्म करो, क्योंकि एंट्री फिर धुआंधार और खतरनाक हो रही है। राइमल जी,
आवाज नहीं रे, रायमल। राणा रायमल। शासनकाल कितना लिखा हमने? 73 से 1500। फास्टली लिखोगे, पहले कह रहा हूं। लिखोगे रायमल ने मेवाड़ में कृषि को बढ़ावा दिया। किसको? कृषि को बढ़ावा दिया। कृषि को बढ़ावा दिया। कृषि हेतु, कृषि प्रोत्साहन हेतु 3 जलाशयों का निर्माण करवाया। कितने? 3 जलाशयों का निर्माण कराया। फर्स्ट राम, सेकंड शंकर और थर्ड समया संकट। समया संकट। यहाँ भगवान के नाम थोड़ी लिख रहे हैं जो विष्णु। छापो जल्दी से। कितने पुत्र थे इनके? 3 पुत्र। फर्स्ट पृथ्वीराज सिसोदिया। लिखोगे इतिहास में इन्हें क्या कहा गया? उड़ना राजकुमार व तेज धावक। कंप्लीट। लिखोगे विषयुक्त लड्डू खाने से क्या हुई? मृत्यु। छतरी जो बनी हुई है कुंभल गढ़ में। दूसरा लिखोगे जयमल। दूसरे पुत्र का नाम क्या है? जयमल। टोडा के राजा सुरतन ने हत्या की। फिर लिखोगे गोपीनाथ के अनुसार सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। अरे भाई, तो उसको क्यों याद कर रहा है? 4 पुत्र थे तो जो हमारे काम आने वाले वही याद करो। कितने हो गए रे पुत्र? 2। और तीसरे में लिखो राणा सांगा। राणा सांगा जिनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह। हाँ, उदा का शासनकाल। सर सेंटेंस कंप्लीट करो। बिजली गिरने से। याद रखना, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो फटाक से। आपने लिख लिया ना? ऑनलाइन वाले कुछ स्टूडेंट्स पीछे रह गए हैं, तो याद रखना कुंभक के पुत्र का नाम उदा था। उदा अपने पिता की हत्या कर कहां चला गया? मालवा चला गया, जहां बिजली गिरने से उदा की क्या हुई? मृत्यु हुई। कब हुई? 1468 में।
अगर उदा का शासनकाल लिखना चाहते हो, मतलब उदा जो पर्टिकुलरली राजा बना था, तो राजा जो बना था 1468 से लेकर 73 तक, कंप्लीट ना। पर उसने कुछ किया ही नहीं, तो क्या करोगे लिखकर? सही एक नहीं है। तो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि जिन राजाओं का भयंकर इतिहास हुआ उन्हीं को अच्छे से याद करना। अब राइमल को भी हमने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि इनके दो पुत्र जो है, इनका इतिहास भयंकर था। एक पृथ्वीराज सिसोदिया और एक राणा सांगा। लिखो। हाँ सर, जब राणा चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गए थे, तो राणा चुंडा मेवाड़ मालवा संघर्ष में मोक्कल के विरुद्ध युद्ध में भाग नहीं लिया था क्या? बिल्कुल नहीं लिया था, याद रखना, बिल्कुल सही है। देखो, मेवाड़ छोड़कर कौन गए थे? राणा चुंडा। और मालवा का महमूद खिलजी युद्ध करने गया, तब मालवा के अंदर ही थे राणा चुंडा। राणा चुंडा को कहा चलो बदला ले लेते हैं। तब कहा कि अगर बदला लेना होता तो मैं कब का ही चला जाता, पर मेरे पिता को मैंने वचन दिया और मैं मेरे पिता के विरुद्ध नहीं जा सकता, इसलिए मैं नहीं चलूंगा। उसने सहायता देने से और साथ चलने से क्या कर दिया था? मना। ओके, चलिए अब बढ़ो आगे। ये समझाना पड़ेगा, समझ में आ गया सीधा लिखते ही? अब हुआ क्या था सुनो, अब अच्छे से समझ लो। ये लिख लिया हमने, राइमल पूरा हो गया। और राइमल का एक विवाद तो हमने वहीं लिख लिया था, आवड़ बावड़ के अंदर ही। किसके साथ हुआ? किसके साथ? श्रृंगार दे के साथ हुआ। एक पॉइंट लिख लो, लिख लो, इनकी रानी श्रृंगार देने गोसुंडी, कौन सी सुंडी? गोसुंडी बावड़ी का क्या करवाया रे? निर्माण करवाया। कहां है ये? चित्तौड़ में। लिख लीजिए फटाक से। मर जाएगा। श्रृंगार चौरी जो बनाई गई थी रमाबाई के लिए बनाई गई थी, कुंभा के पुत्र। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बढ़िया, डाउट हो पूछ लिया करो, बहुत बढ़िया, पूछ लेना। अब मेरी तो आदत है थोड़ा डांट के बताने की। चलिए, हाँ सर जी, सैड स्टोरी कब आएगी? मरा डूबा हुआ है क्या? तो चलिए सुनिए अब अच्छे से। हुआ क्या था देखो, हाँ यहां पर देखो, श्रृंगार देश से विवाह करके आए थे कौन से मल जी? रायमल जी विवाह करके आए थे। तो आपको पता है विवाह जब होता है, अभी आपको पता नहीं है पर देखा तो होगा, है ना? जब विवाह होता है या हम देखते हैं, तो विवाह के दौरान दूल्हा दुल्हन को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? हाँ, दुल्हन को ही लेकर आता है। अब दुल्हन को लेकर आता है तब अपने घर पर लेकर जाता है, तो आपको पता है वो प्रवेश करवाते, पर तब वो पता नहीं है कुछ ऐसे किया जाता है। हाँ, लोटा गिराया जाता है, कहता है कि भाई दुल्हन का क्या करवा रहे हैं? गृह प्रवेश नहीं, गिरे प्रवेश है। कौन सा प्रवेश? हाँ, वो जब गृह प्रवेश हो रहा था तो बिल्कुल सुनो, गृह प्रवेश हो रहा था तो बिल्कुल रायमल जी ने कहा, तो वो बिल्कुल श्रृंगार देने का ये मेरे को नहीं पसंद है, मैं कुछ भलाई का काम करना चाहती हूँ और मैं बनवाऊंगी कौन सी बावड़ी? तो याद रखना, गोसुंडी बावड़ी जो बनवाई थी वो मारवाड़ की जो राजकुमारी थी श्रृंगार दे, उसका विवाह रायमल के साथ हुआ, तब उसने चित्तौड़ के अंदर बनवाई कौन सी बावड़ी? कंप्लीट हुआ। अब सुनो देखो, हमारे राजस्थान के अंदर लफड़े बहुत ज्यादा है। कैसे? तो जैसे सुनो, जैसे एक घर के अंदर होशियार पैदा हो गए टॉप लेवल के, तो भी लफड़ा। अब ज्यादा होशियार पैदा हो गए, उनसे किसी ने सलाह ले ली और वो बेचारा सलाह लेके काम करने लगा, तो उसे पूछा कि भाई तू ये काम कर रहा, किससे पूछ कर रहा है? तो कहा उनसे पूछ के कर रहा हूं। तो कहा कहां पूछ लिया? वो डोड होशियार है। कौन से होशियार?
बताया था ना मैंने आपको पहले भी। ऐसा ही खेला हो गया कौन से मल जी के साथ? राइमल जी के कितने पुत्र? तीनों, धुआंधार और खतर। ये भाई साहब तो बहुत खतरनाक थे। पृथ्वीराज, सिसोदिया। कहा जाता है कि ये किसी की तरफ से युद्ध लड़ते ही नहीं थे। ये थर्ड एम्पायर की तरह एक तरफ ऐसे बैठ जाते। दो सेनाएं लड़ती तो पहले देखते अच्छे से कि इन दोनों में से हार कौन सी रही है। जैसे सपोज करो इधर वाली हार रही थी तो तब थर्ड एम्पायर की एंट्री होती और वो ऐसे खड़े होकर लड़ने लग जाते। इधर वाले सैनिक ज्यादा मरते तो कहते अच्छा ये हार रहा है, इधर खड़े होकर लड़ने लग जाते। अब सुनो अच्छे से, ये काम कौन कर सकता है? जो युद्ध विद्या में निपुण हो। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया के समय पृथ्वीराज सिसोदिया जैसी कोई तलवार चलाना जानता ही नहीं था। वो जिस सैनिक के ऊपर तलवार की ठोकता, सैनिक के बिल्कुल दो पार्ट हो जाते हैं। और वो जिस पर बैठा रहता, मतलब घोड़े पर जिस पर भी बैठा रहता, उस वाहक को भी चीर देता। कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। और कहा जाता है कि दूसरे राजा अगर कोई अभियान पर जाते उनको 15 दिन लगते। हमारे पृथ्वीराज सिसोदिया 3 दिन में अभियान पूरा करके आ जाते और कहते और कैसे हो, इतने भयंकर थे। कौन? तभी तो इन्हें देखो, उड़ना और तेज धावक। धावक का मतलब तलवार से वार भयंकर करते थे, धावक भयंकर बोलते थे, तो इन्हें तेज धावक भी कहा गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इनकी सबसे बड़ी एक कमजोरी थी, ये कहते थे कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। यानी अपने बात के हटीले थे, गुस्सा बहुत भयंकर था। नंबर 2 पर चलो, कौन से मल जी? ये भी तगड़े वाले अच्छे खासे वीर योद्धा थे। कमियां तो इनमें भी नहीं थी, पर थोड़ा पृथ्वीराज सिसोदिया से कम थे। अब आओ, हमारे बहुत सरल स्वभाव के थे। कोई भी अगर कार्य करते तो किसकी अनुमति लेते? रायमल जी की। और एकदम शांत स्वभाव के थे। और युद्ध विद्या बोलते कम थे, शांत स्वभाव के थे, पर जब लड़ने लगते तो अगले वालों की हालत खराब हो जाती। तो सुनो अच्छे से। तो अब रायमल जी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि राजा बनाऊं तो किसे बनाऊं। हालांकि नियमों के अनुसार देखे तो बिल्कुल राजा कौन बनना चाहिए, पर मैंने आपको कहा ना पृथ्वीराज सिसोदिया गुस्सीला बहुत था। तो रायमल जी ने सोचा कि इसको कल गुस्सा आया तो ये तो जनता को भी मार देगा, ऐसा राजा किस काम का। पर वीर योद्धा जो है इसमें 1% भी रत्ती भर भी कमी नहीं है। तो असमंजस में थे कौन से मल जी? रायमल जी का राजा बनाऊं तो साला किससे बनाऊं? तो रायमल जी का एक और भाई था जिसका नाम था सारंग देव। बोलो कौन सा देव? इस सारंग देव ने कहा भाई साहब आप अच्छे से शासन कीजिए, मैं मेरे तीनों भतीजों में से ये तय कर लूंगा कि राजयोग किसके हाथों में लिखा हुआ है, यानी राजा कौन बनने के लायक है। तो अभी ये डिसीजन बताओ कौन ले रहा है? जो भाई है किसका, और इन तीनों के क्या है? चच्चा। अब बच्चा लोग, सारंग देव जी ने बिल्कुल पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा जी को बुलाया और कहा बेटो तुम तीनों जो हो निपुण हो हर कला के अंदर, पर तुम तीनों में से राजा तो कितना बनेगा? तो चलो, ज्योतिष है जिसकी आज तक कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं गई है, उसके पास चलते हैं और देखते हैं राजयोग किसके हाथों में लिखा हुआ है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया बड़े थे, वो दावेदारी ठोक रहे थे कि यो हम बनेंगे। तो जयमल ने कहा तुम्हारी कमी है। कहा क्या? कहा गुस्सा बहुत करते हो। तो कहा गुस्सा तो तेरा नाम आ गया तो गुस्सा तेरे पे ही उतरेगा। तो हमारे सांगा साहब ने कहा हम तो कंपटीशन में है ही नहीं, कितने नंबर है? सांगन का मेरे को ले जाओ तो भी ठीक, वरना मुझे मेरी हार मंजूर, हम राजा की रेस में। तो सारंग देव ने कहा नहीं, तीनों को चलना। अब सारंग देव जी तीनों को लेकर गए ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण ने कहा एक एक करके अंदर आओ। तो फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग के अंदर एलडीसी का पेपर देने गए पृथ्वीराज
पेपर दिया बाहर। अब जयमल का कलेजा ऐसे कर रहा था। वापस आया पृथ्वीराज सिसोदिया और कहा पेपर कैसा हुआ, कितने सवाल किए। पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा 100 में से 95 किए हैं और एकदम एक्यूरेसी से किए। अब बच्चा लोग जयमल थोड़ा कांपने लगा। जयमल भी अंदर गया सेकंड पारी के अंदर, वो भी पेपर करके आया बाहर। पृथ्वीराज सिसोदिया को भी टेंशन हो रही थी। गया पेपर देकर आया और कहा कैसा हुआ, कहा 96 किए हैं पर 2 डाउट है, 2 में टिप्पे लगाए। तो अब पृथ्वीराज सिसोदिया कह रहा था हे भगवान 251 रुपए की प्रसाद चढ़ाऊंगा, इसके दोनों गलत करा दे। और इधर पृथ्वीराज सिसोदिया कह रहा था 251 का 501 दोनों राइट करवा दे। अब पेपर देने के लिए गए कौन, दोनों हंसे बैठे किस पे। सांगा पेपर देखकर वापस बाहर आए तो पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ने कहा कितने करके आया, तो सांगा जी ने कहा 35। कितने 35। दोनों ऐसे ही हंसे तुम्हारी तरह। सांगा जी आकर बैठ गए। सांगा जी ने कहा पेपर फेंको ना, हम कंपटीशन में है ही नहीं। अब बच्चा लोग बाहर ज्योतिष आया, कहने का मतलब तीनों का हाथ देखा तो वहां पर दावेदारी सिर्फ ठोक रहे थे कितने जने। अब ज्योतिष ने बिल्कुल उनकी कुंडलियां देखी, उनके भाग्य राहु केतु शनि हनी सब देखे और बाहर आया। और बाहर आकर कहा मैंने तीनों राजाओं के राजयोग देखे हैं। सर जी राणा चुंडा कहाँ गए वो भी बताऊंगा जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम भी बताऊंगा। चुंडा जी को 4 जागीरें दे दी गई थी तो वो अपनी जागीरों में चले गए थे बाद में, तो सुनिए अच्छे से। तो बच्चा लोग अब बिल्कुल ज्योतिष जी बाहर आए। ज्योतिष जी ने कहा पृथ्वीराज सिसोदिया जो है हिता, कहा कि पृथ्वीराज सिसोदिया कूदते ही करने लगा यस। तो पृथ्वीराज सिसोदिया खड़े हुए रहे, ऐसे खुशी मनाने लगे। तो ज्योतिष जी का क्या हुआ, तो कहा राजा यो। तब कहा बैठ जाइए आप राजा नहीं। तो कूदने लगा कौन सा मल, हाँ जयमल ने कहा मजा आ गया मैं ही हूं। तो कहा आप कौन हो, तो कहा जयमल। मैं बना ना, तो कहा नहीं आप भी बैठ जाओ। अब सांगा हमारे ऐसे आराम से बैठे थे। कहा कि राजयोग तो छोटे पुत्र सांगा के हाथों में लिखा हुआ है। अब सांगा ने कहा अच्छा मेरे, तो कहा हाँ आपके लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा, गुस्सीले प्रवृत्ति के थे कौन, सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जस्ट पास में ही बैठा था। तो कहा कांग्रेचुलेशन, आप राजा बनने वाले हो तो राज तिलक की तो जरूरत पड़ेगी, अभी करता हूं। कटार निकाली और आंख में डाल दी कि राज तिलक। अब बच्चा लोग वो और मारने लगा कि तभी सारंग देव ने पकड़ लिया। अब हमारे सांगा साहब एक आंख को पकड़कर ऐसे इधर उधर देखते देखते वहां से जैसे तैसे करके भागे। अब बच्चा लोग सारंग देव ने कहा साला राजयोग के चक्कर में आज 2 कंप्लीट हो जाते, पीछे कितना बचता, उसका ही तिलक होता। कैसी विपदा मोल ले ली है। क्योंकि बच्चा लोग पहले एक नियम होता था हर एक राजा का कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन पर टिके रहते थे, अपनी जबान पर टिके रहते थे। और आज वचन जाए प्राण न जाए, क्योंकि प्राण रहेंगे वचन देते रहेंगे। सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो बिल्कुल बच्चा लोग वहां से जैसे तैसे करके सांगा वहां से भाग गए। अब बच्चा लोग बिल्कुल सारंग देव ने कहा चलो जैसे तैसे करके मामला शांत करते। तो कहा जाता है सांगा की आंख का इलाज कराया गया। थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, इस आंख से भी, एक से तो पूरा दिख रहा था। अब बच्चा लोग सारंग देव ने कहा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो बच्चा लोग सारंग देव को पता चलता है कि क्या पता ज्योतिष जो है जस्ट लाइक डोटासरा पेपर खरीद लिया होगा सांगा ने, यानी अपनी तरफ मिला लिया होगा, ज्योतिष को खजाना देकर अपनी तरफ मिला लिया होगा, नाम अपना डलवा दिया होगा। तो उसने कहा,
उसे पता चला कि एक चारनी बाई है, बूढ़ी औरत है, चारण जाति की है और लावणी गांव में रहती है। वो न तो 1 रुपया लेती ना कोई देती है, पर आज तक उसने जो घोषणा की है, भविष्यवाणी की है, गलत नहीं गई। तो अब सुनिए अच्छे से। तो बिल्कुल बच्चा लोग, अब सारंग देव जी ने कहा पृथ्वीराज चल लेगा, जयमल चल लेगा, सांगा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बिल्कुल पहले बुलाया गया किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को। उनको पूछा गया तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा मैं तैयार हूं, अब की बार दिन और रात पढ़ूंगा मैं और पेपर तगड़ा वाला क्लियर करूंगा। तो बच्चा लोग आगे क्या होता है सुनना। अब जयमल ने कहा मैं भी चलने को तैयार हूं। तो कहा ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। दोनों को भेजकर फिर बुलाया किसको? सांगा को। सांगा को कहा बेटा ठीक है, आंख से दिख रहा है? तो कहा छीनाक छीनाक दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़े थोड़े को मारवाड़ी में क्या कहता है? आप मस्त रहो, हमेशा याद रखना, कुछ विद्वानों ने कहा है कहीं पर भी चले जाओ, कैसी भी संगत में चले जाओ, अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा को कभी भी मत भूलना। मैंने कुछ देखे हैं ऐसे जो कहते हैं नमूने, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं ना कि कुछ नमूने हैं। बिल्कुल मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो बाहर के क्षेत्रों से आते हैं और सिटी के चक्काचौंध भरी जिंदगी को देखकर इस रंग में रंग जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और गलत गलत कामों में भी चले जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि माता पिता के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और प्रकृति का नियम है जैसे को तैसा। याद रखना, तुम जैसे ट्रीट कर रहे हो ना, वैसे ही वैसे समय आएगा और वैसा का वैसा आपके साथ भी होगा। तो कभी भी कोई भी डिसीजन लेने के पहले और कभी भी कुछ भी गलत करने के पहले या रास्ते से भटक भी जाते हो तो पेरेंट्स की नजरें और पेरेंट्स की शक्ल अपने सामने लेकर आ जाना कि वो खेत में या घर पर कैसे काम कर रहे, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं जिससे ये हो जाए। इस बात को सभी भी सीरियस कान खोल के सुन लेना। तो बिल्कुल बच्चा लोग, सांगा जी को बुलाया तो सांगा जी ने भी बिल्कुल कहा कि बताओ क्यों बुलाया मुझे? कहा ऐसे ही बुलाया। तो कहा नहीं नहीं बताओ किस लिए बुलाया? तो कहा देखो सांगा जी, मुझे पता है कि आप सबसे छोटे हो, राजा बनने वाले नहीं हो और राजयोग तुम्हारे हाथों में लिखा ही नहीं, ये मुझे पता है। तो कहा हाँ सही है। तो कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कि लावणी गांव है। कौन सा गांव? और लावणी गांव के अंदर है एक कौन? चारनी बाई। वो चारनी बाई जो है, जो भविष्यवाणी करती है और उसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं जाती। अब ये बात कई बच्चा लोग, तब कहा कि कहना क्या चाहते हो? तब कहा कि हम चलते हैं तीनों चारनी बाई के पास। तब संगन का अच्छा अच्छा एक बूढ़ा दी क्या चाहता है मैं देखूं ही नहीं। तब का नहीं नहीं, अब की बार मैंने पूरा सिस्टम सेट कर रखा है। का क्या? कि देख, इधर बिठाऊंगा पृथ्वीराज को, बीच में बैठूंगा मैं और इधर बिठाऊंगा तुझे। हालांकि तेरा नाम लेगी नहीं चारनी बाई, क्योंकि मुझे पता है तू सबसे छोटा है। और बाय द वे ले भी लिया तो मैं पकड़ लूंगा किसको? पृथ्वीराज को झांप लूंगा, तू वहां से भाग जाना। तब मतलब सांगा ने कहा कसम होगी तुझे? तो कहा देख चाचा, तो सांगन का रुको, बैठने वाला सिस्टम वापस बताओ। तो कहा कि इधर बैठेगा कौन? बीच में बैठूंगा और इधर बैठेगा तू। तब सांगन का हाँ ठीक है, ये फूटी हुई है, अगर वार करे तो भी फूटी हुई फूटे, इससे तो कम से कम दिखाई दे। तो कहा पकड़ लड़का 100%। अब तीनों को लेकर आए कहा? लावणी गांव के अंदर चारनी बाई के घर लाए। चारनी बाई ने बिल्कुल हाँ जी बताइए,
हाँ नहीं भाई, अब देखो बार, एक और बार समझाओ। नो, आप पीछे जाकर रिपीट करो। तो बच्चा लोग, अब क्या होता है, चारनी बाई के पास एक एक करके जाते हैं, सभी हाथ दिखा कर आते हैं। सांगा बेचारा हाथ दिखा कर आता है और पृथ्वीराज के सामने ही नहीं देखता, चुपचाप आकर बैठ जाता, क्योंकि सांगा शांत स्वभाव के थे, वो अपने परिवार वालों के साथ, कुल के साथ कभी भी नहीं लड़ते थे। अब बच्चा लोग, चारनी बाई आई और सबसे पहले गई किसके पास, और बुढ़ी थी तो बेचारी जाकर का कौन है, तो कहा पृथ्वीराज। आगे आ गई। फिर आगे कौन बैठा था, तो कहा तू कौन है, अंतर आया तो नहीं, तो कहा अरे मैं नहीं हूं इस कंपटीशन में। तो कहा फिर बीच में क्यों बैठा, क्या मामला कुछ और है। तो आगे आए, तो आगे कौन बैठा, सांगा बैठा। सांगा के सामने खड़ी हुई और हाथ रख दिया किसके ऊपर, सांगा के ऊपर, के राजयोग इसी के हाथों में लिखा हुआ। यह कतई तो बिमरे, बोलो कौन, झांप लिया, ऐसा पकड़ लिया। अब बच्चा लोग, सांगा जी ने कहा अच्छा, ऐसे देखा तो कहा पकड़ा हुआ, तभी सांगा जी का तो भी भरोसा नहीं आ सकता, उठे उधर खुले सांड की तरफ बैठा था कौन, जयमल ने अपनी तलवारें निकाली और बिल्कुल वार करने प्रारंभ किए किसके ऊपर। अब वो सांगा के छपेड़े पड़े। अब सांगा बिल्कुल पीछे पड़ गया, सांगा के कौन, इनको झांप रखा था किसने, पृथ्वीराज ने कहा चाचा छोड़, राज तिलक करूंगा। तो कह रहे तू रुक जा। तो बच्चा लोग अब बताओ, वहां से उब्बी काकड़ भागे कौन, अरे बोलो कौन, भाग रहे थे वापस ऐसे। तभी बच्चा लोग सुनो, अब ये घटना कौन से वार्ड में हो रही है बताओ, मेवाड़ में हो रही है। तो उधर से हमारे मारवाड़ का एक छोटा मोटा कोई शासक था जिसका नाम था बीदा, अरे बोलो, यह बीदा राठौड़ जो है मेवाड़ में अपने कोई मंदिर था, उन मंदिर के भगवान के क्या करने जा रहा था, दर्शन करने जा रहा था। तभी के सामने से हुसैन बोल्ट की तरह भागता हुआ आ रहा है कौन, तो बच्चा लोग हुसैन बोल्ट आपको पता ही है बेटा, भागता पैर हाथों में लेके भागता है। तो बिल्कुल सांगा जी भी खून से लथपथ भाग रहे थे। तो बीदा राठौड़ सामने आया। तो बीदा राठौड़ ने सांगा को रोका, कहा क्या हुई। तब सांगा जी ने कहा भाई ये पूछ क्या क्या नहीं हुई। तो कहा कि बात तो बताइए। तो कहा मेरे कुल के मेरे भाई जो है मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं खून से लथपथ हूं। तो बच्चा लोग, पहले चाहे छोटा मोटा राजा हो, उनका एक ही धर्म था, शरण में आए हुए शरणार्थी और विकट समय में क्या करना, सहायता। तब बीदा राठौड़ ने कहा वचन देता हूं जब ये तक ये बीदा है, कोई भी आ जाए तुम्हारा बाल भी बांका। बीदा राठौड़ घोड़े से उतरा, अपना घोड़ा दिया किसको, सांगा को, और कहा निकल जाओ। अब बच्चा लोग बिल्कुल सांगा जी घोड़ा लेकर निकल गए। बीदा राठौड़ अपने सैनिकों के साथ वहीं रुका। पीछे आया, बोलो कौन सा मल, अरे बोलो जयमल आया। तो जयमल बच्चा लोग, जयमल ने बीदा राठौड़ को कहा कि बीदा जी हट जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए, आज सांगा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब बीदा राठौड़ ने कहा पकड़ना चाहते हो पकड़ो, पर मुझसे युद्ध लड़के। तो बिल्कुल कहा जाता है बीदा राठौड़ लड़ा जयमल की सेना के साथ और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये थे बच्चा लोग पहले वचनबद्धता, कि अगर किसी को वचन दे दिया तो दे दिया। और आज तो मैंने बताया ना, वचन जाए प्राण न जाए, प्राण रहेंगे वचन देते रहेंगे, जैसे बताता हूं ना बार बार। तो बच्चा लोग अब सुनो, अब जयमल लड़ा बीदा राठौड़ से तो काफी समय तक लड़ा होगा। तब तक हमारा सांगा साहब ने घोड़े को फरारी बना दी और अब भागते 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 चले गए कहां, बोलो, अरे बोलो, हाँ कश्मीर चले गए। कश्मीर नहीं लिखा है,
हाँ, ऐसे नहीं कि कश्मीर हुई तो नहीं, कश्मीर गए। कश्मीर पहले कहते थे अजमेर के आसपास की पहाड़ियों को, जो पहाड़ियां होती थी ना उनको कश्मीर की पहाड़ियां कहा जाता था काफी प्राचीन समय में। अब बच्चा लोग बिल्कुल सांगा इन अजमेर की पहाड़ियों के अंदर आकर बेहोश होकर, बेहोश तो थे ही थे, खून से लथपथ थे, बेहोश होकर घायल अवस्था में गिर गए। तभी बच्चा लोग इस कश्मीर की पहाड़ियों में कुछ डकैत थे, कुछ लुटेरे थे जो जागीरों को लूटते, जागीरों पर, आसपास की जागीरों पर क्या करते, अधिकार करते। वो डकैत, यही समझ लो अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, वो था कौन, करमचंद पवार। अब करमचंद पवार ने आगे देखा घायल अवस्था में, बोलो किसको, सांगा को देखा, तो सांगा के कपड़े जो थे वो राजा महाराजाओं के जैसे थे। तो करमचंद ने कहा कि काफी दिन हो गए चोरी नहीं हुई है, और ये भाई जो लग रहा है कपड़ों से तो कोई दरबार का ही लग रहा है, किसी से लड़ रहा होगा, घायल हो गया होगा, एक काम करते इसकी जान बचाते हैं, और जान बचाने के एवज में हमें क्या मिलेगा, इनाम। तो बिल्कुल करमचंद ने अपने दूसरे डकैतों को कहा उठाओ और डिक्की में डालो। फॉर्च्यूनर लेकर आए भाई साहब, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती करवाया, मतलब उपचार करवाया, किसका, सांगा का। सांगा को होश आया और सांगा ने देखा कि आगे खड़े कौन थे रे, तो कहा कि बहुत बहुत आभार, क्या आपने हमारी जान बचाई। तो कहा आभार तेरे पास रख, या 5 लाख रुपए बड़े तेरे दे चुपचाप। सांगा जी हमारे वापस बेहोश। ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अब बच्चा लोग आगे क्या होता है, हाँ, आती है, हाँ जी, आज्ञा से सुरेंद्र जी सर ने भेजा है। सुरेंद्र सर कह रहे हैं आज्ञा से कल क्लास का समय जो रहेगा 2 के स्थान पर 3 बजे। राइमल जी के कितने पुत्र थे, तो आपको कितने बजे आना है, देखा, व्हाट ए को इंसिडेंट, कंप्लीट ना। हाँ, यानी कल आपकी क्लास कितने बजे लगेगी, और आज जो एब्सेंट है उनको कोई सूचित नहीं करोगे, उनको आने दो, कल वो गलत अभियान पर आएंगे, कंप्लीट ना आने दो, फिर वो आ जाए ना तो कहना कि हम थोड़ा दूसरे अभियान पर गए थे इसलिए लेट हो गए, है ना। हाँ चलो, अब आवाज नहीं, आगे सुनो। अब करमचंद पवार ने कहने का मतलब शरण दी किसको, बोलो, अरे बोलो, सांगा को शरण दी। सांगा से बिल्कुल कहा भाई पैसे तो देने पड़ेंगे। तब सांगा ने कहा देखो मेरे पास देने को कुछ नहीं। तो कहा ये तेरे कपड़े, तू राजा महाराजाओं का है, शरीर से भी लग रहा है। तब कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक आम इंसान हूं, मैंने किन्हीं को ठोका था, राजा महाराजा को, और उनके कपड़े पहन लिए थे, उन्होंने मेरी वापस धुलाई की, इसीलिए मैं बेहोश होके पड़ा था। यानी कहने का मतलब सांगा ने वास्तविकता नहीं बताई। तो करमचंद ने कहा यार कंगाली में सारा चोरियां हो नहीं रही है, इसके ऊपर 50,000 खर्च कर दिए, वो भी लोन लेके, अब क्या करे। तो बच्चा लोग कहा, करमचंद ने कहा तू मेरी सेना में भर्ती हो जा, चोरियां करेगा तू भी। तो बच्चा लोग सुनो, कहने का मतलब लूटपाट करना, छोटी मोटी रियासतों को लूटना। तो सांगा ने कहा, सांगा के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था, तो सांगा ने कहा बिल्कुल मैं आपकी सेना में भर्ती हूं। करमचंद ने कहा इतने दिन घर में हम घुसते थे, पकड़े जाते थे तो हमारी भंदोड़ी निकलती थी, अब घर में हम नहीं घुसेंगे, तू घुसेगा, और तू पकड़ा गया तो बंदोली निकलेगी। तो सांगन का अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है, करनी पड़ेगी भाई। तो बिल्कुल बच्चा लोग सांगा अब इधर बिल्कुल देखो, विकट समय आता है तो समय क्या क्या करवाता है पता ना। कोई आपको बताए, कोई आदर्श जो होते हैं, आइडल जो होते हैं, वो अपनी जिंदगी का संघर्ष बताते हैं, तब वो कहता है ना कि मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत वहां से की, आज इस मुकाम पर पहुंचा। तो समय बदलते देर नहीं लगती। तो देखो सांगा को विकट समय में
चोरियां तक करनी पड़ी, लूटपाट करनी पड़ी, जागीरों को लूटना पड़ा। किसके साथ? करमचंद के साथ। और करमचंद भी अपनी जगह पर सही था। तो बच्चा लोग अब सुनो, ये लूटपाट कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। तब चलो ये तो कि पूरा ही बता दूं राय सांगा का। तो लूटपाट कर रहे थे तो एक दिन सांगा एक ऐसे घर में घुसे 11-12 बजे समथिंग, कि उस घर में इतना खजाना था कि सुबह 3 बजे तक वो खजाना निकालते रहे। इतना खजाना मिला, करमचंद की लॉटरी लग गई। अब 3-3:30 बजे सांगा घर से बाहर आ गए और पूरा खजाना लेकर जंगलों में गए। अब जंगलों के अंदर खजाने को ऐसे तौल तौल के बांट रहे थे। तब सांगा जी को शाबाशी दी करमचंद ने, का मजा आ गया, हमेशा तू खाना बनाता था, अब आज के बाद तू कभी खाना नहीं बनाएगा और अब तो चोरियां करने की भी जरूरत नहीं है। तो कहा कि सांगा खुश हुए तो कहा कि सबसे ज्यादा खजाना आपको मिलेगा। तब सांगा ने कहा देखो, मैं पूरी रात चोरियां कर रहा था, मुझे खजाने की फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सांगा महलों में रहते थे। उन्होंने कहा मैं थका हुआ हूं, मुझे क्या करने दो, सोने दो। तो बच्चा लोग इधर करमचंद पवार ने कहा मना मत कर, तू बोल दे कि हाँ मैं लूंगा, तेरा वाला मैं ले लूंगा, वरना ये ले लेंगे अभी बराबर होगा। तो कहा ठीक है आप ले लेना। अब सांगा वट वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। और कहा जाता है बच्चा लोग कि जब वो खजाना बांट रहे थे, क्या कर रहे थे, बांट रहे थे, तभी वहीं से कुछ विद्वान ब्राह्मणों की एक मंडली निकली, यानी कोई विद्वान लोग जो थे, ऋषि मुनि बोल दो, संत बोल दो, वो निकले थे यहां से। तो उनकी नजर पड़ी किसके ऊपर, सांगा के ऊपर, और इधर खड़े थे वो बांट रहे थे क्या, धन। तो बच्चा लोग यहाँ पे एक और घटना घटित होती है, पर वो मैं नहीं बताऊंगा, सीधा मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। पूरा बताऊं? चलो, अब खजाना बांट रहे थे तो आपको पता, अब ग्रामीण क्षेत्र वाले कौन कौन है, फटाक से हाथ खड़े करो। हाँ ठीक है, अब सुनो, आपको पता ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, सुनो वापस हाथ खड़े करना। तो अच्छा जय हो, सही कहा गांधी जी ने, आत्मा कहां बसती है, हाँ सीटियों में तो धुआं निकलता है। तो सुनो, अब सुनो, तो ग्रामीण क्षेत्र वालों सुनो, जब आपको पता खेत के अंदर हम काम करते हैं तो दोपहर के समय खाना खाते हैं, जिसको दोपहरी कहते हैं, और खाना खाने के बाद बिल्कुल खेत में काम करते हैं ना, तो उनको भी कहते हैं भाई आधा घंटा पौन घंटा क्या कर लो, रेस्ट कर लो। तो वहां कोई रेस्ट करने के लिए कोई पर्सनल कक्ष नहीं होता है, खेजड़ी हुआ, नीम हुआ, उसके नीचे सोता है कि नहीं सोता है। अब जब हवा चलती है तब वो नीम की या जो भी पेड़ होता है उनकी पत्तियों में से आंखों पर क्या पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती है। तब हम क्या करते हैं, अंगोचिया डाल देते हैं, ऐसे पड़ जाते हैं, सही है कि नहीं है, यानी कोई कपड़ा डाल देते हैं। ऐसे ही सांगा एक वट वृक्ष के नीचे सो रहे थे। तब बच्चा लोग, ये किद्वंती है तो बता ही देता हूं, किद्वंती का मतलब समझते हो ना, मतलब भाटों द्वारा जो बातें लिखी गई सांगा के बारे में वो बता रहा हूं। तो सांगा वहां सो रहे थे तो बिल्कुल वट वृक्ष की पत्तियां ऐसे हिल रही थी। सुबह हुई, सुबह से 10-1 बजी, तो बिल्कुल सूरज जो चमक रहा था, पत्तियों में से सूरज की किरणें पड़ रही थी किसकी आंखों पर, सांगा की आंखों पर। तो सांगा की नींद ऐसे डिस्टर्ब हो रही थी। तभी कहा जाता है उस वट वृक्ष के नीचे एक बिल्कुल बिल था, और बिल में से आया सांप, शेषनाग। और शेषनाग किसे कहते हैं, जिसके कितने मुंह हो, 7 मुंह हो। वो कहा जाता है कि शेषनाग आकर फन बनाकर चारों तरफ बैठ गया किसके, सांगा के, और किरणें जो पड़ रही थी वो रोक दी किसने, शेषनाग ने। अब उधर खजाना बांट रहे थे कि ये तेरा, ये तेरा। तभी के एक डकैत की पीछे नजर पड़ी, वो उधर ही देख रहा। करमचंद ने कहा लेना तेरा, तो कहा उधर किधर देख रहा है, तब कहा पीछे देखो पीछे। क्या कहा रे, तो बच्चा लोग सभी ने किधर देखा, पीछे। अरे तू क्यों पीछे देख रहा रे,
तो पीछे देखा बच्चा लोग, तो सभी ने वो देखा, भाई साहब खजाना वही पड़ा, एक उधर, और करमचंद हुसैन बोल्ट से भी फास्ट फरारी की तरफ भाग रहा था बच्चा लोग। तो क्या हुआ, रास्ते के अंदर एक मोड़ था ऐसे, तो इधर से फरारी आ रही थी और इधर से कुछ ऋषि मुनि जा रहे थे। फरारी ने उछाल दिया ऋषि मुनियों को, एक दो को ऐसे। तब ऋषि मुनियों ने कहा, भले मानुष धीरे चला कर, और इतना परेशान क्या क्यों है, क्या हुआ क्या? तो वो कहा, बोल नहीं पा रहा था, वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, मैंने बताया ना। हाँ, तो करमचंद पवार जो था वो बोल नहीं पा रहा था। तो कहा, हुआ क्या? तो कहा, वो कुछ नहीं कह सकता। तो कहा कि हुआ क्या? तब कहा, सात मुंह वाला वहां बैठा है। तो ऋषि मुनियों को पता था कि ऐसे आसानी से कभी भी शेषनाग दर्शन नहीं देते। तो करमचंद पवार को कहा, भाई तूने ये जो दृश्य देखा है वहां पर हमें ले जा सकता है? तब करमचंद जी ने कहा, आका है भाई है। तो कहा, वहां नहीं चलेंगे। तो कहा, क्यों? तो कहा कि एक तो वो खा गया होगा, एक का मतलब किसके बारे में? सांगा के बारे में। और कहा, अब वो इधर ही आ रहा है, भागो। तब कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जो ये दृश्य देखा वहां लेकर चलो, डांटा ऋषि मुनियों ने। तो करमचंद ने कहा, ओके। कहा, आप आगे चलो, मैं पीछे चलूंगा। तो बिल्कुल लेकर गए ऋषि मुनियों को। तो बिल्कुल अब वहां ऋषि मुनि देख रहे थे ये दृश्य, पास में खड़ा खड़ा दूज रहा था। कौन? कहा कि ऋषि मुनियों, आप कुछ बोल रहे हो कि मैं भागूं? वो जीभ निकाल रहा है ऐसा। तब कहा कि डरो मत, हमें ये बताओ कि ये जो सो रहा है ये कौन है? तो कहा, अब ऐसे तो कैसे कहे कि ये चोर है? तो कहा, ये मेरा सैनिक है। तो कहा, ये सैनिक नहीं, ये आने वाले समय का महान योद्धा बनेगा, सम्राट बनेगा। ये घोषणा की। अब करमचंद साइलेंट मोड में, करमचंद ने कहा, ये और योद्धा। अब ऋषि मुनि वहां से चले गए। अब वो जो सांप जो था वो भी बिल्कुल, सांगा की नींद पूरी हुई तो वो भी बिल में घुस गया। अब सांगा उठे, मतलब सांगा और भी थोड़ी देर सोए रहे, तब तक करमचंद पास में आकर बैठा और कहा, योद्धा बनेगा। क्या बनेगा? तो उसने कहा कि एक काम करता हूँ, सांगा जी उठते हैं तब तक खाना बना देता। तो बढ़िया खाना बनाया। सांगा जी उठे तो सांगा जी के आगे थाल तैयार। अंदर देखा, सांगा जी ने गुबाड़, जामुन, काजू, कतली सब थे। अब बच्चा लोग सांगा जी खाना खाने लगे। तो सांगा ने कहा, यार आज पहली बार इतनी खातिरदारी हो रही है, शायद रात को चोरी जो की उसका असर। अब सांगा जी को कुछ पता नहीं था। तो बच्चा लोग अब आगे क्या होता है, तो ये घटना हुई, ये घटना हो गई। और बाद में क्या होता है कि सांगा जी खाना खा लेते हैं, वो बैठा बैठा भाई ऐसे हवा डालता है और वो मन में कहता है, हे भगवान, योद्धा बनेगा ये। तो बिल्कुल खाना पूरा हुआ किनका? सांगा जी का। तब बिल्कुल कहा, किसने? करमचंद ने कहा, खाना हो गया? कहा, बिल्कुल हो गया। तो कहा, जूस मंगाऊं, पापड़ आपड़ मंगाऊं? तो सांगा जी का मंगा था। बिल्कुल खाए। और फिर करमचंद ने देखना, करमचंद ने कहा, यार कल अगर योद्धा बन गया ना, ये पहला नंबर मेरा लगवाएगा, क्योंकि मैंने इससे क्या करवाई है। तो देखना, करमचंद भी मास्टरमाइंड था। करमचंद वहां पर बैठा था और सांगा को कहा, सांगा जी एक बात कहूं? कि क्या? कि देखो, आपकी एक आंख नहीं है, रानियां खूब है, पर वो तो कहां है? महलों में। ऑफर दे रहा हूं, मेरी एक लड़की है, विवाह कर लो। तो सांगन का, यार बात तो, मेरे आंख नहीं है और मैं बिल्कुल मेवाड़ से भी निष्कासित हूं, तो मेरे से विवाह कौन करेगा? तो कहा जाता है कि सांगा जी ने भी क्या कर दी, हाँ, और कहा, धोख दो। क्या कहा? हाँ। अब बताओ, जो ही विवाह हुआ तब करमचंद ने कहा, अब तुम योद्धा बनो और चाहे कुछ भी बनो, मैं तो सैफ
जोन में। ये था मूवी का फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? अब पहले सुनो, अब ऐसे करोगे, पहले बैठ रहो, कुछ भी वाइब्रेशन में मत हो, वरना बताऊंगा नहीं। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब बताओ कितनी घोषणाएं, मतलब भविष्यवाणियां हुई थी? दोनों में राजयोग किसका बताया गया? अब सांगा का राज तिलक जब तक नहीं होगा, जब तक मारे नहीं जाएंगे कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। और सही है कि नहीं है? तो ये तो था केजीएफ बोल दो या बाहुबली मूवी का फर्स्ट पार्ट। कल देखना ना भूले कि पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल की मृत्यु कैसे हुई। ओके, धन्यवाद।